हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं दिनेश कुमावत और हम बात करते हैं बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर का नाम है मानव जनन और टॉपिक का नाम है एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी इसे हम बोलते हैं आर्तप्रावस्था, माहवारी, रजोधर्म, रजोचक्र, ऋतुस्राव, मासिक चक्र, मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके खूब सारे नाम हैं। तो ये मादाओं में चलने वाली एक जनिक अवस्था होती है, यानी एक प्रजनन की सूचक होती है, मतलब एक संतान उत्पत्ति संबंधित अवधि होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो बने रहे लास्ट तक, वीडियो तक लास्ट तक देखिए। वीडियो को पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई जरूरी नहीं कि आपको स्टूडेंट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम इसको समझे तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक प्रजनन अवस्थाएं होती है, जनन की अवस्थाएं, जिसे हम एक तो होती है मध्य चक्कर, ऑयस्टर साइकिल, एक होती है एमसी। मध्य चक्कर तो आप जानते हैं पशुओं में चलता है, नॉन प्राइमेट्स गण के जीवों में चलता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हीट अवस्था बोलते हैं हमें। ठीक है, पशुओं में जो चलता है प्रजनन की अवस्था, जिसमें हम सीमन लगवाते हैं उनके। ठीक है, उसे तो बोलते हैं मध्य चक्कर। ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग फेज नहीं होती, ब्लीडिंग अवस्था नहीं होती है। ठीक है, जबकि मानव में जो चलती है ना, मानव प्राइमेट्स गण, अब ये मानव में ही नहीं चलती है। ठीक है, प्राइमेट्स गण जो होता है ना, जिसमें गिब्बोन आता है, गोरिल आता है, बंदर आता है और मनुष्य आता है, इनकी मादाओं में चलने वाली एक क्या है, जनिक प्रोसेस है। यानी इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी कि मानव के अंडाशय और गर्भाशय में चलने मादाओं की, मानव मादाओं की अंडाशय व गर्भाशय में चलने वाली एक प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ठीक है, पुट्टिका का निर्माण होता है और अंडोत्सर्ग होता नहीं, अंडाणु बनता है, जिसे हम द्वितीयक अंडक बोलते हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्तव चक्कर यानी माहवारी या एमसी के नाम से जानते हैं। तो इसी चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक के बारे में। तो हम इस आपको देख रहे हो, आप सामने जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा डायग्राम द्वारा शो हो रहा है, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट में, जेट में, सीयूईटी में, आईसीआर और कंपटीशन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, और वैसे नॉलेज के लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए इसे, तो समझते हैं इसको हम पूरा डिटेल से, बने रहे हमारे साथ। हम इसको बात करें तो इसको देखो 4 चरणों में बांटा गया है। आर्तप्रावस्था जिसे हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, एक पुट्टिकीय परावस्था जिसे पच्चूर उद्भवन परावस्था, ये कूपिकीय परावस्था बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। एक होती है ल्यूटिल परावस्था और स्रावी परावस्था या पीत अवस्था कहते हैं। ये नाम इसे क्यों दिए गए, हम एक एक को चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो अंडाणु, तो आपने सुना ही होगा कि अंडाणु क्या होता है। देखो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है, जो नर के अंदर वृषण के अंदर बनता है। ठीक है, वृषण के अंदर बनता है। अगर बात दे, अब देखो यहाँ जगह नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओ। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं वृषण, उनमें तो बनते हैं शुक्राणु, जिनको नर युग्मक बोलते हैं। मादाओं में जो मादा युग्मक होता है उसको बोलते हैं अंडाणु, जो अंडाशय में बनता है। तो अंडाणु से पहले द्वितीयक अंडक बनता है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि शुक्राणु की जो बनने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो वीर्य के साथ आता है, सीमेन के साथ, वो अवस्था होती है किशोर अवस्था। ठीक है, उस टाइम बनना स्टार्ट होता है ना 13 की उम्र में, 12 की उम्र की। ये लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नर की बात कर रहा हूं। जबकि मादाओं में क्या होता है, मादाओं में ये प्रोसेस वैसे 13 से स्टार्ट होती है, पर ये जो अंडाणु बनने की, मतलब इसकी जो पहली वाली अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पुट्टिकाएं। प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक जो पुट्टिकाएं होती है, वो जो बनती है ना, वो बहुत पहले बन जाती है। ठीक है, और कब बनती है तो आपको बता दूं, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, आपको ध्यान से बताएं हम। ठीक है, तीसरा चैप्टर है और उसमें क्या होता है कि मादा यानी जो लड़कियां होती है गर्भ में होती है, उस टाइम क्या होता है, गर्भ में प्राथमिक पुट्टिकाएं बन जाती है, जिसे एक प्रकार से हम बोलेंगे प्राथमिक अंडक। यानी प्राथमिक अंडक का निर्माण क्या होता है, हो जाता है, उसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, जिसे हम एक प्रकार से ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुट्टिका। मतलब ऐसे कहेंगे कि oogenesis प्रक्रिया होती है। oogenesis क्या होता है, अंडजनन। अंडजनन मतलब अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, oogenesis बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मादा की जो भ्रूणी अवस्था होती है, मादा जब घर में होती है लड़की, तो उस वक्त क्या होता है, oogenesis यानी अंडजनन की प्रक्रिया होती है। उसमें उगोनिया जो कोशिका होती है 2n द्विगुणित, वो कोशिका क्या करती है, ठीक है, विभाजन, समसूत्री विभाजन करके, ठीक है, यानी गुणन परावस्था, वर्धी परावस्था, परिपक्वन परावस्था, 3 चरणों में पूर्ण होता है वो। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बोलते हैं इसे हम, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है उसे। तो प्राइमरी oocyte मतलब ऐसे समझो आप, प्राइमरी oocyte यानी इसकी गुणता 2n होती है। ये यानी उगोनिया से ये प्राथमिक oocyte बनती है। उगोनिया एक प्रकार से अंड मात्र कोशिका को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, और इसके चारों ओर क्या है, कई पुट्टिकाएं जो होती है, कई कोशिकाएं, ठीक है, उगोनिया की, वो इसके चारों ओर परत बना लेती है जिसे हम ग्रेनुलोसा परत कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन आपको यहां दिख रहा है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। आप छोटी कक्षा में थे जब आपने पढ़ा होगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादाओं का हार्मोन है। ठीक है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है लड़कियों में, जिसमें क्या होता है कि स्तन ग्रंथियों का विकास होना, आवाज का बारीक होना, ठीक है, अंडाणु का निर्माण हो, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और गर्भाशय भित्ति को मोटा करने का काम भी करता है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेनुलोसा लेयर से ही उत्पन्न होता है। मतलब ये कह रहा हूं कि इस प्राथमिक अंडक का जब निर्माण होता है, अलग से इसका वीडियो मैं बना दूंगा आपको। ठीक है, यहां पूरी डिटेल नहीं बता सकता मैं, अलग से उसका वीडियो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप सही समझो कि प्राथमिक अंडे के चारों ओर कुछ कोशिकाएं बन जाती है जो एक प्रकार से उगोनिया ही होती है। ठीक है, आदिजन कोशिकाएं, वही क्या कहते हैं, प्राथमिक वो चारों ओर जो परत बनी है वही ग्रेनुलोसा परत एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, पहला किस्म थे, और उसके चारों ओर कोशिका बनने के बाद उसे प्राथमिक अंडक को हम प्राथमिक पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। तो ऐसी लगभग कई मिलियन यानी 20 लाख के लगभग, कई मिलियन का मतलब 20 लाख के लगभग पुट्टिकाएं बन जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन जो पष्ठ होता है उसकी पूर्व अवस्था पष्ठ में आकर रुक जाती है। ठीक है, वहीं तो मतलब वहां पर प्राथमिक अंडक, ये प्राथमिक अंडक या प्राथमिक पुट्टिका वहीं बन जाती है और ये प्रोसेस रुक जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि जब किशोर अवस्था आती है लड़कियों की, तो उस टाइम क्या है, फर्स्ट बार क्या होता है, एमसी होती है यानी ब्लीडिंग होती है। मतलब प्राथमिक पुट्टिका द्वितीय पुट्टिका तृतीय पुट्टिका में बदलकर ग्राथमिक पुट्टिका फटकर द्वितीयक अंडक को क्या करती है, मुक्त करती है। ठीक है, उसी वक्त क्या अगर निषेचन नहीं होता है तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जिसमें ये हम बताएंगे आपको, इसको ये टूट कर बाहर आ जाती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, तो प्रथम बार जो एमसी आती है ना, प्रथम बार एमसी, उसे हम बोलते हैं रजो दर्शन यानी मेनार्क, जो 13-14 की उम्र में स्टार्ट होती है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या होता है, ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं मीनोपॉज यानी रजो निर्वृत्ति। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बताया कि प्राथमिक जो पुट्टिकाएं होती है, प्राथमिक अंडक होती है, ये लगभग 60 से 80 हजार, लगभग 60 से 80 हजार, ठीक है, 60 से 80 हजार ही किशोरावस्था के शेष रहती है, और इनमें से भी कई कोशिकाएं इनके निर्माण के दौरान नष्ट हो जाती है, और उसे एक वर्ड के नाम से जानते हैं हम, उसे एट्रेसिया बोलते हैं। एट्रेसिया मतलब, एट्रेसिया का मतलब होता है कि प्राथमिक पुट्टिकाओं के निर्माण के दौरान या द्वितीयक अंडक के निर्माण के दौरान कई पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसे हम एट्रेसिया बोलते हैं। ठीक है, आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, एट्रेसिया का मतलब होता है कि प्राथमिक पुट्टिका या द्वितीयक अंडक के निर्माण कई पुट्टिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे हम बात करें, अब हम क्या है, इस एमसी वाले टॉपिक को पूरा समझते हैं, तो बने रहे आप यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको 4 चरणों में बांटा गया है, आर्थ परावस्था, पराच्युरोद्गम परावस्था, अंडोत्सर्ग परावस्था, ल्यूटियल परावस्था या पीत परावस्था। सबसे पहले आर्थ परावस्था की बात करते हैं। इस आर्थ परावस्था में क्या होता है, देखो इस आर्थ परावस्था, आपको ये जो परत दिखाई दे रही है ना, ये देखो ध्यान से, ये तो देखो धमनी और सिराएं हैं। ठीक है, और ये जो परत दिखाई दे रही है नहीं, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी अंत गर्भाशय झिल्ली होती है। आप जानते हो गर्भाशय की 3 झिल्लियां होती है, अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, मध्य की ओर मायोमेट्रियम यानी पेशी गर्भाशय स्तर, और बाहर की ओर होता है पेरी गर्भाशय स्तर। तो अंदर की ओर होता है एंडोमेट्रियम, और इसी एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था ब्लास्टुला का रोपण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको देखो यहां से, ये देखो नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये क्यों बना रखा है, ऐसा है क्यों, रियल में क्या होता है, यहां से आप ध्यान से देखो यहां पर, तो आपको मालूम चलेगा। आर्थ परावस्था में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 3 से 5 दिन, यानी ये होती है 3 से 5 दिन।
3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन की ये होती है। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, इसकी परतें, उत्तक, ये टूट टूट गया है, योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं खून के माध्यम में, ठीक है। जो गाढ़ा खून होता है उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग अवस्था, इसीलिए इसे आर्थोपरावस्था कहा गया है, ठीक है। आर्थोपरावस्था बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होता क्यों है, ये टूटती क्यों है। यहां पर देखो, अब यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ द्वितीय कंडक मुक्त हुआ है, ये द्वितीय कंडक नहीं होता, बस द्वितीय कंडक होता है, अंडाणु नहीं होता है। ये तो बाद में बनता है अंडाणु। तो द्वितीय कंडक पहले बनता है, अंडाणु बाद में बनता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के बाद में अंडाणु बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर निषेचन नहीं होता है, तो ये ग्राफ जो देख रहे हो आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मान में अत्यधिक कमी आ जाती है। अगर निषेचन नहीं होगा, यानी शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे, ठीक है, उनके केंद्रक निषेचन नहीं होगा, तो उनमें क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो दर है उसमें गिरावट आ जाएगी, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम की परतें, कोशिकाएं, ये रक्त केशिकाएं टूट टूट कर ब्लीडिंग के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है वेजाइन से, उसे ही हम बोलते हैं आर्थोपरावस्था। 3 से 5 दिन ये हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आर्थोपरावस्था। दूसरी अवस्था की हम बात करें तो डायग्राम में देखो ध्यान से, ये एंडोमेट्रियम गर्भाशय परत बना रखी है, ये अंडाशय का हार्मोन दे रखे हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये अंडाशय की कठिनाई दे रखी है, ठीक है, और ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जो LH और FSH होते हैं। तो दूसरी अवस्था से हम समझते हैं पुट्टिकीय परावस्था या प्रचुर उद्भवन परावस्था क्या होती है। ध्यान से अगर हम इसकी बात करें हैं इस टॉपिक की, ठीक है, पुट्टिकीय परावस्था की बात हम करते हैं तो पुट्टिकीय परावस्था हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, पुट्टिका, नाम क्या है, पुट्टिकाएं यानी प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राथमिक पुट्टिकाएं बताया ना कि भ्रूणीय अवस्था बनती है और किशोर अवस्था 60 से 80 हजार रहती है, एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्राथमिक पुट्टिका क्या होती है, द्वितीयक पुट्टिका में बदलती है, जिसके एक्सटर्ना इंटरना परतें बन जाती है, ग्रेनुलोसा परत होती है, और ये गह्वर यानी एंट्रम गुहा बन जाती है। एंट्रम बोलते हैं इस गुहा को, एंट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से तृतीयक पुट्टिका का निर्माण होता है, ठीक है। और यहां से प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक बन जाता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन पष्ठ हो जाता है। यानी हम कह रहे हैं ना, पूर्वावस्था पष्ठ में रुक जाती है, उसके बाद में जब किशोर अवस्था आती है तो पूर्वावस्था कंप्लीट होकर मध्य अवस्था पष्ठ, अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है ना पष्ठ की, पूर्वावस्था पष्ठ, मध्य अवस्था पष्ठ, पश्चावस्था पष्ठ और अंत्यावस्था, यानी प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज और टेलोपेज पष्ठ। तो पूर्वावस्था पष्ठ में रुक जाती है भ्रूणीय अवस्था में, और इस अवस्था में किशोर अवस्था में ये स्टार्ट हो जाती है वापस, ये कंप्लीट हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन, और उसके फलस्वरूप बनता है द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte, जिसकी गुणिता होगी n। इसकी गुणिता क्या होगी बच्चों, n होगी। तो इसकी गुणिता n हो जाती है। अब क्या होता है लगभग, अब देखो ये मैंने टाइम लिख रखा है 1 से लेकर 28 तक। अभी 1 से लेकर 28 तक क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि जो MC होती है ये 28 दिन से 30 दिन की होती है। कई महिलाओं में या लड़कियों में 28 दिन की होती है, कईयों में 30 दिन की होती है। किसी कारणवश तनाव कमजोरी के कारण ये 45 दिन 50 दिन की भी हो सकती है, पर नॉर्मली 28 दिन की होती है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक यानी 3 से 5 दिन तो ब्लीडिंग अवस्था, और 5 से लेकर 13 तक ये होती है पुट्टिकीय परावस्था। इस अवस्था में प्राथमिक पुट्टिका द्वितीयक में, तृतीयक पुट्टिका में द्वितीयक अंडक इसके अंदर बन जाएगा। अब क्या होगा ध्यान से, तो इसके निर्माण में, तो यहां पर देखो प्राथमिक पुट्टिका से ये ग्राफीन पुट्टिका बनेगी। अब ये ग्राफीन पुट्टिका क्या है, तो ग्राफीन पुट्टिका की बात बता दें हम आपको, जो ग्राफीन पुट्टिका होती है, ठीक है, ग्राफीन पुट्टिका, जो ग्राफीन पुट्टिका बन जाती है, ठीक है, ग्राफीन पुट्टिका, तो परिपक्व तृतीय पुट्टिका को ग्राफीन पुट्टिका बोलते हैं। और इस पुट्टिकाओं के निर्माण में या द्वितीयक अंडक के इनके निर्माण में जो अहम हार्मोन होता है, जिसका रोल होता है बनाने में, उस हार्मोन का नाम है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है इसका नाम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक प्रकार का क्या है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाला है। यानी पीयूष, अगर पीयूष से स्रावित होता है FSH, यानी दोनों ही LH और FSH दोनों ही
अगर पीयूष से स्रावित होते हैं। एफएसएच को बोलते हैं पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो पुट्टिकाएं इनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। और आपको मैं बता दूं, एलएच और एफएसएच इन दोनों को भी नियंत्रण करता है जीएनएच हार्मोन, यानी जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर ग्लैंड आप जानते हो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को, जो मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, एक प्रकार से। तो जीएनएच हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, एलएच और एफएसएच को नियंत्रित करता है। इसलिए मास्टर ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि कई हार्मोनों पर ये नियंत्रित करती है और पीयूष ग्रंथि का हार्मोन पर नियंत्रित करती है, और पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन पर नियंत्रित करती है। तो एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, इन पुट्टिकाओं के निर्माण में, द्वितीय अंड के निर्माण में अहम रोल निभाता है, यानी इसकी वजह से होता है। अब क्या होगा, इस पुट्टिका अवस्था में समझ गए, इसका निर्माण होता है, ग्राफिन पुट्टिका फट जाती है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, तीसरा चरण आता है अंडो उत्सर्ग परावस्था, जिसे ओवल्यूटरी फेज बोलते हैं, यानी ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन कई बार पूछे, ओवल्यूशन कब होता है, तो 14वें दिन होता है ओवल्यूशन, यानी एमसी के लगभग 14वें दिन। और जिसमें 30 दिन की एमसी होती है तो 15वें दिन हम मानते हैं, ठीक है। और एमसी की जो काउंटिंग करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यानी माहवारी की, उसके पहले दिन से करते हैं, जिस दिन से ब्लीडिंग होती है, जिस दिन से ब्लीडिंग होती है उसके पहले दिन से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो अंडोत्सर्ग क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अंडोत्सर्ग में ये ग्राफ देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है, पहला तो इक्वेशन ये, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पर एफएसएच के हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है, और ये एलएच हार्मोन तो टॉप पर है, मतलब यहां पर क्या पीक पॉइंट है इसका, इसे एलएच सर्ज, मतलब एमसी के लगभग 14वें दिन एलएच हार्मोन जो अगर पीयूष से स्रावित होता है अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, यानी पीक पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। इसकी वजह से क्या होगा कि यहां से जो ग्राफिन पुट्टिका थी, यानी तृतीयक पुट्टिका, ये तृतीयक पुट्टिका क्या करती है, फट जाती है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बने रहे, ठीक है। एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नीट का, जेट का, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ग्राफिन पुट्टिका यहां क्या होती है, 14वें दिन ये एलएच हार्मोन अपने उच्चतम स्तर में होता है, जिसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं, और ये फट जाती है ग्राफिन पुट्टिका। और द्वितीयक अंडक, अब द्वितीयक अंडक की गुणिता क्या होती है, एन। ये देखो अंडाणु नहीं बनाया यहाँ पर, आपको मैं बता दूं अंडाणु नहीं बनता है, अंडाणु अभी नहीं बनता है, आपको बता दूं मैं। अंडाणु कब बनता है आपको बताऊंगा मैं अभी, जब निषेचन का टाइम आता है, शुक्राणु के पास में आता है, जब अर्धसूत्र विभाजन सेकंड होता है, और द्वितीयक अंडक से क्या बनेगा, एक तो अंडाणु बनेगा और एक बोलता है सेकंड पोलर बॉडी, जिसे द्वितीयक ध्रुव काय बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये अभी ये द्वितीयक अंडक ही है, सेकेंडरी oocyte ही है, याद रखना है। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडाशय से अंडवाहिनी में, यानी ये अंडाशय के अंदर प्रोसेस चल रही है, ये सारी प्रोसेस चल रही है कहां पर, अंडाशय के अंदर, और ये अंडाणु फिर फट कर कहां जाएगा, अंडवाहिनी में। मतलब डायग्राम की बात करें तो ऐसा डायग्राम में पड़ा होगा, माता के, ये कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से ये द्वितीयक अंडक है ना, ये द्वितीयक अंडक, यहां से ये अंडवाहिनी में आ जाएगा, मतलब इसे हम अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अंडवाहिनी, यानी फेलोपियन ट्यूब, या डिम वाहिनी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे, फेलोपियन ट्यूब। तो इस अंडवाहिनी में आ जाता है ये यहां पर, ठीक है। क्या आ जाता है, द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte, जिसकी गुणिता होती है एन, कई बार नीट में पूछता है, अंडवाहिनी में आता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, तो 14वें दिन एलएच हार्मोन की वजह से होता है, एफएसएच अपने टॉप पर होते हैं, दोनों के दोनों हार्मोन, इसकी वजह से ये क्या है, ग्राफिन पुट्टिका फट जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी पीक पर होता है, और फटने से ये बाहर आ जाएगा, मतलब अंडवाहिनी में आ जाएगा द्वितीयक अंडक। अगर आप समझो यहां पर द्वितीयक अंडक आ गया, यानी एम्पुला, इसी देखो अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला और इस्थमस, यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ की संधि पर आ जाए, उसी दिन मान लो कॉपुलेशन क्रिया हो गई, मैथुन क्रिया हो गई, और यहां से शुक्राणु भी आ गए यहां पर, तो निषेचन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, कि उसी दिन मान लो कि 14वें दिन कॉपुलेशन यानी मैथुन क्रिया हो गई, शुक्राणु आ गए यहाँ पर नर के पेनिस द्वारा, और यहाँ पर अगर निषेचन हो गया तो युग्मनज बन जाएगा। अगर मान लो कि निषेचन नहीं हुआ,
अगर निषेचन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वो द्वितीयक अंडक नष्ट हो जाता है, यानी जो अंडाणु इससे बनेगा वो नष्ट हो जाता, बनता ही नहीं है, क्योंकि जब शुक्र अणु आएगा तभी द्वितीयक अंडक अर्धसूत्र विभाजन सेकंड करता है और अंडाणु बनता है। अगर शुक्राणु नहीं आता है तो नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये अगली अवस्था में चला जाता है, अंडोत्सर्ग अगली अवस्था होती है पीत अवस्था, जिसे हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। पीत अवस्था क्यों बोला, क्योंकि पीले रंग की संरचना बनती है। कैसे बनती है, ध्यान से देखिए। अगर निषेचन नहीं होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर निषेचन नहीं होता है, अंडाणु यानी द्वितीयक अंडक का निषेचन नहीं होता है, तो क्या होगा कि जो ये ग्राफीन पुट्टिका फट गई थी, द्वितीयक अंड बाहर हो गया, तो बचा हुआ जो हिस्सा होता है ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम, जो पीले रंग का पिंड होता है, ठीक है, पीले रंग का कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम ये करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित। क्या करता है बच्चों, आपने अंडाशय के दो हार्मोन सुने होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो स्रावित होता है ना, ये होता है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, ठीक है। आपने यही तो जाना आता है अंडाशय स्रावित, पर अंडाशय में किस संरचना से, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या है, पीत पिंड, इसे पीत पिंड बोलते हैं, ठीक है, पीत पिंड, पीत पिंड बोलते हैं इसे हम। तो ये पीत पिंड क्या है, ग्राफीन पुट्टिका द्वितीयक अंडक को मुक्त करती है। मुक्त होने के बाद जो शेष भाग बच जाता है, यही भाग, यानी यही भाग क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और ये करता है स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करता है फिर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इस हार्मोन का बता दूं आपको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखो यहां से ग्राफ है ना, ग्राफ ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर गया तो क्यों, क्योंकि इस टाइम क्या है, कार्पस ल्यूटियम बना। तो कार्पस ल्यूटियम जब बनेगा तो आप जानते हो कि ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, श्योर है, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम होता है, देखो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये गर्भाशय की भित्ति को मोटा कर रहा है। देखो यहां पर ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये भी मोटी हो रही है। ध्यान से देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत मोटी होती है। तो ये मोटी क्योंकि आप जानते हो कि निषेचन हो गया तो फिर भ्रूण का मतलब रोपण होगा, ब्लास्टुलावस्था का, तो रोपण होगा तो ये मोटा करने का काम करता है कौन, यानी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को मोटा करने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसकी रक्षा करता है, यानी अनुरक्षण करता है। तो याद रखना है, ये गर्भाशय भित्ति का अनुरक्षण करता है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम, अंत गर्भाशय भित्ति, हिंदी में से हम बोलते हैं अंत गर्भाशय भित्ति, यानी एंडोमेट्रियम परत का क्या करता है, अनुरक्षण रक्षा करता है, ठीक है। तो ये चौथा चरण था, इसलिए इसे पीत अवस्था या स्रावी प्रावस्था के, स्रावी इसलिए बोला क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। तो ध्यान से देखो, अगर यहां पर इसी द्वितीयक अंडक से जो अंडाणु बनेगा, जब शुक्राणु आएगा तभी निषेचन होगा, तो ये क्या होता है कि शुक्राणु नहीं होता है उस टाइम, तो ये द्वितीयक अंडक नष्ट हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कार्पस ल्यूटियम, ये धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम जब नष्ट होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मान में कमी आएगी। तो ध्यान से देखो, ग्राफ नीचे गया, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन की बताते थे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेनुलोसा परत बनाती है, तो इसका ग्राफ ऊपर जाकर फिर गिर गया, ठीक है। अब क्या करेगा कि कार्पस ल्यूटियम निषेचन नहीं हुआ तो एक टूटकर कार्पस एल्बिकेंस यानी एक सफेद रंग के पदार्थ में बदल जाती है। ये तो पीले रंग का था, ये तो पीले रंग का था, ठीक है, पीले रंग का, ये तो पीले रंग का था, और ये बदलता है कार्पस एल्बिकेंस सफेद रंग में बदल जाती है अगर निषेचन नहीं हुआ तो शुक्राणु अंडाणु का, ठीक है। तो निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, फिर वापस क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मान में कमी आई। तो श्योर है, आप जानते हो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के मान में कमी आई है। तो अब क्या होगा, वापस अगला चरण यानी एमसी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अगले फिर एमसी स्टार्ट होगी। गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परतें हैं, रक्त केशिकाएं, ये टूटेगी और वेजाइना मार्ग से बाहर खून के माध्यम से आएगी, इसी से आर्तव परावस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, एक आर्तव परावस्था क्यों इस टाइप, तो हम कह सकते हैं अगर आर्तव परावस्था वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। तो आर्तव चक्कर नहीं आना प्रेगनेंसी का सूचक है, क्या बोल रहा हूं मैं,
आर्तव चक्कर यानी ब्लीडिंग अवस्था नहीं होना प्रेगनेंसी का सूचक है। वैसे प्रेगनेंसी ये आर्तव चक्कर लेट भी हो सकता है 10-15 दिन, ठीक है, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा दिन तक नहीं आ रहा है तो हो सकता है प्रेग्नेंट है, ठीक है, जो किट के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्तव चक्कर का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो आप डायग्राम से समझे, ठीक है। 4 अवस्थाओं में पूर्ण हुआ, आर्तव परावस्था, पुट्टिका परावस्था, अंडोत्सर्ग और ल्यूटेल फेज। आपको ये डायग्राम से समझ आया। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो कौन कौन से थे जो पूछते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन एक पूछता है एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य बताओ। एस्ट्रोजन हार्मोन करता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को जिम्मेदार। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप जानते ही हो, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, आवाज पतली होना, अंडाणु के निर्माण होना, पुट्टिकाओं का निर्माण होना, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की परत को मोटा भी करता है, ठीक है, ये काम हो गया पहला। दूसरा, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो ग्रेनुलोसा परतें स्रावित करती है, जो आदिजन कोशिकाएं होती है, उगोनिया, जो परत के रूप में चारों ओर बन जाती है, वही तो करती है स्रावित। उसका अलग से वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? कार्पस ल्यूटेम बनाता है, पीतपिंड, ये पूछ सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य पूछ सकता है, इस एंडोमेट्रियम परत का रक्षा करना या अनुरक्षण करना, इसकी मोटाई को बनाए रखना, ठीक है। इसके अलावा अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है, एमसी के 14वें दिन। इसके अलावा एलएच सर्ज क्या है? 14वें दिन एलएच हार्मोन अपने उच्चतम स्थान और उच्चतम टॉप पर होता है, पीक पॉइंट पर होता है, उसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं। पुट्टिकाएं कौन सी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में रुक जाती है? तो पूर्वावस्था पश्च में रुक जाती है, और किशोर अवस्था में फिर प्राथमिक पुट्टिका द्वितीयक पुट्टिकाओं में बदलती है, यानी द्वितीयक अंडक इनके अंदर बनता है। ये अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें द्वितीयक अंडक, तो अंडवाहिनी में कौन सी संरचना आती है? द्वितीयक अंडक, ना कि अंडाणु। अंडाणु तो तब बनेगा अर्धसूत्र विभाजन सेकंड होगा इसके अंदर, सेकेंडरी ओसाइड। तो ये कब होता है? जब उसके पास कौन आ जाता है बच्चों? उसके पास आ जाता है शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु के ऊपर पाया जाता है एंटीफर्टिलाइजिन, और अंडाणु को पाया जाता है फर्टिलाइजिन, आपस में क्रिया होती है, ठीक है, चिपक जाते हैं। जोना पेलुसिडा जो परत होती है, महत्वपूर्ण परत, वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपसे पूछ सकता है पुट्टिकाओं के निर्माण के लिए। एलएच हार्मोन पूछ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 चरण में ये पूर्ण हो गए। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए।